अरे भाई, कोयले की खान से पैदा हुआ है क्या? तुझमें और कोयले में तो कोई फर्क ही नहीं। दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी ये लाइन सुनी होगी या कभी अपने किसी दोस्त का मजाक उड़ाया होगा। तो ये कहानी है इसी काले कोयले की। भारत में कोयले की खोज ब्रिटिशर्स के औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड में हुई। तो आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड के इस ऐतिहासिक सफर को जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इंटरप्राइज से शुरू होकर आज कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से कोल माइनिंग सिस्टम में यह भारत की महारत्न PSU कंपनी बन चुकी है, जिसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1,38,252 करोड़ रुपए है और अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 28,125 करोड़ रुपए है। और इसके साथ साथ इतने करोड़ रुपए के टर्नओवर की भारतीय कंपनी में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा और BTech जैसे योग्य छात्रों के लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है और उसकी क्या क्या सैलरी होती है और उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं और उसमें स्टाफ की फैसिलिटीज क्या होती है। तो चलिए मेरे साथ ले चलते हैं आपको भारत के इस काले सोने की खान के सफर पर और करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, भारत में इस काले सोने का खजाना यानी कोयला लगभग 250 साल पहले तब सामने आया जब अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि कोयले से भाप बन सकती है, टरबाइन्स घूम सकती है और उससे बिजली पैदा हो सकती है और अदर मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल जो सभी के मन में आता है वो ये है कि आखिर ये कोयला धरती की गर्भ में आया कहां से। इसका जवाब ये है कि देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि कोयला सिर्फ भारत में ही है। तो धरती पर कोयले के इतिहास से लगभग 30 करोड़ साल पहले जितने भी कार्बन से भरे हुए पौधे थे, जीव थे, वो दलदल में फंसकर ही सूख गए थे और लाखों करोड़ों साल की गर्मी और दबाव ने इन्हें ऊर्जा से भरी चट्टानों में बदल दिया, जिसे आज आप और हम कोयले के रूप में देख रहे हैं। और इसकी अत्यधिक जरूरत मानव को अपने आधुनिक और औद्योगिक विकास के लिए हुई, जिसके लिए मानव ने कोल माइनिंग सिस्टम को बनाया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक नया इवोल्यूशन आया। कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी से, जब गोदावरी नदी से सटे एक क्षेत्र में साल 1774 में वेस्ट बंगाल के इठोरा गांव में जॉन समनर एंड सुटेनियस ग्रैंट हेटली के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा पहली बार कोयला मानव की नजर में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैगोर एंड सन्स नाम की कंपनी के द्वारा भारत में पहली बार कोल माइनिंग की, तो रानीगंज कोल फील्ड में हुई। और इसके लिए भारत में पहला कोयला कानून भी 1890 में पास किया गया। आप सभी को पता होगा कि 1890 से पहले भारत में कोई कानून नहीं था। इस सफर में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 1945 में SCCL यानी सिंगरौली कोलियरी कोल्डफील्ड नाम की एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 1956 में स्टेट गवर्नमेंट यानी आंध्र प्रदेश के तहत नेशनलाइज कर दिया गया। इसी सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यह दिखा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में कोयले को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे कि अब ये सरकारी संपत्ति बन चुकी थी। यानी अब तक कोयला जो था वो पब्लिक सेक्टर में था, मतलब ऐसे ही फ्री था, कोई भी उसको ले सकता था, यूज कर सकता था, लेकिन अब वो नेशनलाइज हो जाने के कारण सरकारी संपत्ति बन चुका था। इसके कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए कोयले के नेशनलाइजेशन के ठीक 2 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल के नाम से इसके लिए एक सेपरेट विंग की भी स्थापना हुई, जो आगे चलकर कोयले के नेशनलाइजेशन के ठीक 4 साल के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, और उस वक्त ये लगभग 79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती थी। और इसी साल इसकी 5 सब्सिडरीज भी स्थापित हुई, जिसने इसके प्रोडक्शन में काफी मदद की, जैसे PCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, CMPDIL यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग ये समझ ही रहे होंगे कि भाई आप लोगों के लिए वैकेंसी आती है, अप्रेंटिसशिप आता है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1979 से 80 के बीच में CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के प्रोडक्शन के लिए अपनी 5 वॉशरीज भी स्थापित की। वॉशरीज का मतलब हुआ कि कोयले की सफाई के लिए, कोयले को फाइनल रूप देने के लिए, उसे साफ करने के लिए एक अलग अलग वॉशरीज की भी स्थापना की गई, यानी कि धुलाई केंद्र, जिसमें मोनीदी वॉशरी, रामगढ़ वॉशरी, मोहुदा वॉशरी, बड़ोरा वॉशरी और केडला वॉशरी है। और इसी वर्ष के अंत तक CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के उत्पादन का 100 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। आगे चलकर 1985 से 86 के दौर में कोल इंडिया लिमिटेड की 2 और सब्सिडरीज को लॉन्च किया गया, यानी उसका गठन किया गया, जिसका नाम है NCL यानी नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड और SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसके 5 साल के बाद 1992-93 के बीच MCL यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड सब्सिडरी का भी गठन हुआ और फिर इसके बाद निरंतर कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन ऊंचाइयों को छूने लगा और इसके तेजी से हो रहे ग्रोथ को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा इसे 2006-07 में मिनी रत्न की उपाधि दी गई। आगे चलकर इसकी इस उपलब्धता के ठीक 1 साल के बाद 2008-09 में कोयला उत्पादन में इसके 400 मिलियन टन के उत्पादन को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा इसे नवरत्न की उपाधि दी गई और फिर उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड के विकास में आ रही इस तीव्र वृद्धि को देखते हुए इसे अप्रैल 2011 में महारत्न की उपाधि दे दी गई, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और 1 अप्रैल 2023 के अनुसार 2,39,210 लोगों की मैन पावर के साथ आज ये सबसे बड़े कॉरपोरेट नियोक्ता में से भी एक है। यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ लीजिएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट्स निकाले जाते हैं। इसके अलग अलग विंग्स में, इसकी अलग अलग सब्सिडीज में भी अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं। आज वर्तमान समय की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार आज कोल इंडिया लिमिटेड के कुल 322 खादान हैं, जिनमें 138 भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड, 171 खुले मैदान यानी कि ओपन फील्ड्स और 13 मिश्रित खादान है यानी कि मिक्स माइनिंग है। आज भारत में CIL के 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। अपने भविष्य की परियोजनाओं के आधार पर CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड का ये दावा है कि वह 2025 से 26 तक कोयला उत्पादन को 1 बिलियन टन तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन में भी योगदान करने की अपेक्षा रखता है। इसी के साथ बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए CIL लगातार पर्यावरण के साथ तालमेल बढ़ाने तथा व्यवहार कोयला खनन को आगे बढ़ाने के लिए अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। कोल इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष ओम्बो डंपों पर, सड़कों के किनारे या खादानों के आसपास या फिर आवासीय कॉलोनियों तथा अन्य जगहों पर व्यापक वृक्षारोपण कार्य भी चलाए गए हैं। CIL ने 2022-23 में खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर और बाहर कुल मिलाकर 1613.39 हेक्टेयर में लगभग 31.01 लाख पौधे लगाए हैं। आज CIL ने देश की कोयला मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 में 1 बिलियन टन उत्पादन की परिकल्पना की है और इसके साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए CIL ने आवश्यक सभी संसाधनों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें मुख्य परियोजनाएं शामिल है जो 1 बिलियन टन के उत्पादन की योजना में उसकी सहायता करेंगी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेज यानी कि करियर अपॉर्चुनिटी इन कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटीज है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड में 2 प्रकार से वैकेंसी आती है। सबसे पहला है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी और दूसरी है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी। तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो होती है वो 10th 12th डिप्लोमा और बीटेक के छात्रों के लिए आती है और अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी होती है वो ITI डिप्लोमा के छात्रों के लिए आती है। तो एक एक करके मैं सबके डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अप्रेंटिसशिप में ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो होता है वो ITI स्टूडेंट्स के लिए होता है। वो कौन कौन से ट्रेड का होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि कोल इंडिया में अप्रेंटिसशिप के लिए कोपा,
यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, सर्वेयर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट एंड वायरमैन। इन सभी ट्रेडों पे अधिकांशतः हमेशा ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती रहती है और इसमें स्टाइपेंड के रूप में आपको 7 से 8 हजार रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पर दो प्रकार से निकाली जाती है, एक है फ्रेशर के तौर पर और दूसरा है एक्सपीरियंस के तौर पर। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेशर के तौर पर। तो फ्रेशर के तौर पर गवर्नमेंट जॉब 10th मैट्रिकुलेशन के क्वालिफिकेशन पर, ITI लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर और उसके साथ बीटेक या बीई या ग्रेजुएट लेवल पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिकुलेशन के लेवल पर कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आती है। तो गवर्नमेंट जॉब में फ्रेशर के बेसिस पर 10th में जो मैट्रिकुलेशन की वैकेंसी आती है वो है शोवेल ऑपरेटर ट्रेनिंग के बेसिस पर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर। तो इन तमाम पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है मैट्रिकुलेशन के क्वालिफिकेशन के आधार पर। और यहाँ बात करेंगे सैलरी की, तो इसमें अप्रॉक्स आपको 35,000 की सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। और एलिजिबिलिटी जो होगा वो मैट्रिक विथ ड्राइविंग लाइसेंस इन HMV। HMV का मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल्स, यानी कि आपको हैवी मोटर का लाइसेंस रखना होगा अपने पास। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं 10th बेसिस पर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो लोग तैयार रहेंगे हैवी मोटर्स व्हीकल्स के लाइसेंस के साथ। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले लेवल पर। तो अगला लेवल है ITI का लेवल। ITI के लेवल में इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, कोपा, मैकेनिक डीजल। तो इन सभी तमाम पदों पर आपको वैकेंसी निकाली जाती है। और सैलरी की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 22,000 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशंस आपको ITI पास विथ रेलिवेंट ट्रेड, यानी कि ITI का आपको जो डिग्री होगा इन सभी ट्रेडों के आधार पर जो भी वैकेंसीज निकलेगी, जिस ट्रेड का डिमांडिंग होगा उसका आपको सर्टिफिकेट रखना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ आपको CBT एग्जामिनेशन के थ्रू ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिप्लोमा लेवल पर। तो डिप्लोमा लेवल पर दो वैकेंसीज आती है, माइनिंग सरदार और सर्वेयर का, जिसमें कि आपको सैलरी अप्रॉक्स 31,852 रुपए माइनिंग सरदार के लिए पर मंथ और 34,391 रुपए सर्वेयर के लिए मिलता है। क्वालिफिकेशंस आपको डिप्लोमा इन माइनिंग और सर्वेयर, यानी कि अगर आप माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए और सर्वेयर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो डिप्लोमा आपका सर्वेयर में होना चाहिए। यहां भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब फ्रेशर के तौर पर बीटेक के लिए, बीई के लिए या MBBS के लिए। तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट होता है वो साइंटिस्ट का भी होता है, मैनेजमेंट ट्रेनी का भी होता है और मेडिकल ऑफिसर्स का भी होता है। इसके साथ साथ और भी तमाम अदर पोस्ट निकाले जाते हैं ज़रूरत के आधार पर, जिसमें आपको सैलरी अप्रॉक्स 50,000 पर मंथ के आधार पर मिलता है। क्वालिफिकेशंस बीटेक, बीई इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और अदर डिमांडिंग ट्रेड्स भी होते हैं यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, यानी कि यहाँ पर आपका CBT एग्जामिनेशन नहीं होता है। जो भी आपको यहाँ पर बीटेक की वैकेंसी होती है, बीई की होती है, वो आपको गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, यानी कि गेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए या फिर अदर प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक्सपीरियंस पोस्ट की। तो एक्सपीरियंस पोस्ट किस किस डिसिप्लिन से निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर आप तमाम डिसिप्लिन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल, एक्सकैवेशन का मतलब होता है खनन से, फाइनेंस, हिंदी, लीगल, मार्केटिंग, लीगल एडवाइजर, अकाउंटिंग। तो ये सारे तमाम डिसिप्लिन से वैकेंसी निकाली जाती है। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है तो यहाँ पर आपको E1 E2 करके दिया हुआ है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट डिग्री है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको 7 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस है, तो यहाँ पर भी आपको मैट्रिकुलेशन है E1 के लिए और E2 के लिए एडवांस डिप्लोमा इन माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, जहाँ पर आपको डिप्लोमा वाले में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एनवायरमेंटल के लिए, तो BSc बैचलर इन साइंस होना चाहिए। उसके साथ साथ PG डिप्लोमा डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। तो ये तमाम यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसके पूरे डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस, हिंदी, लीगल, जिसमें आपको फाइनेंस के लिए CA कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी में आपका MA से हिंदी मांगा जा रहा है यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ। लीगल एडवाइजर के लिए लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका।
उसके साथ साथ एक्सपीरियंस आपको 3 साल का मांगा जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, जिसमें कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएट के बेसिस पर ये क्वालिफिकेशंस है। और मटेरियल मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशंस जो है वो मैट्रिक है और उसके साथ साथ ग्रेजुएट इन आर्ट एंड साइंस है। तो यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और मैट्रिक से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। उसके साथ बात करते हैं पर्सनल लेवल पर, तो ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर होगा और आपका डिग्री जो ग्रेड होगा उसमें वो ए होना चाहिए। पब्लिक रिलेशंस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का क्वालिफिकेशंस है और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। सेक्रेटेरियल में आपको मैट्रिकुलेशंस और इंटरमीडिएट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। या तो ग्रेजुएशन वाले अगर बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्योरिटी का, सिस्टम का और सिविल का। तो सिक्योरिटी में आपको मैट्रिकुलेशंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉलम में अलग अलग एक्सपीरियंस की कैटेगरी दे दी गई है। सिस्टम में आपका फर्स्ट क्लास 10+2 में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सिविल, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशंस के बच्चे 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करेंगे और 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका पेपर 1 बेसिक टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा। मैथ, रीजनिंग और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपको। पेपर 2 आपका जो होगा वो आपको आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद जैसे ही आप पेपर 2 क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है तो उसके बाद फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में स्टाफ को क्या फैसिलिटीज मिलती है। कोल इंडिया लिमिटेड में जो भी खनिक होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनके परिजनों के निजी जीवन के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, जिनमें सर्व सुविधा युक्त आवास परिसर, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, जिम्स, गेस्ट हाउस, स्टेडियम्स, डाकघर, क्लब, रेस्ट शेल्टर, कैंटीन और पुलकित कानन पार्क भी शामिल हैं। 1.6 हेक्टेयर में बने इस पार्क में ओपन थिएटर, जिम्स, विभिन्न खेल उपकरण सहित बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इस तरह के तमाम सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कोल इंडिया की इस जर्नी को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और रोज़गार के क्षेत्र में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कोल इंडिया में जाने का क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शंस है, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके और अपना सपोर्ट हमें बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए सफ़र पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।